फ्रेंड्स, ये मेरा MJPRU यूनिवर्सिटी का फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है और ये 3rd लेसन प्लान है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये मैंने भी जो बनाए हैं लेसन प्लान में, ये या तो बुक आती है एक, वो ले सकते हो आप, उससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो गई थी। पर उसमें ना बहुत छोटे छोटे दिए हुए थे और लैंग्वेज भी कुछ हार्ड थी, तो वो ठीक नहीं था। लिखने के हिसाब से टीचर ने मना कर दिया था, तो मैंने कुछ ऑनलाइन हेल्प ली, कुछ बुक से स्पष्टीकरण देखा, तब उन्हें मिला के ये बनाए हैं। तो अब आपको ये मैं बता रही हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हम बना रहे हैं, प्रकरण है गति के समीकरण और ये क्लास है 7। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जैसे मैंने पहले भी पढ़ाए हैं 2 वीडियो में लास्ट की, तो ये वही है मैंने अपने चैनल पे कराई हुई है। तो छात्र में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना, छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं में कल्पनाशीलता का विकास करना, छात्राओं को विज्ञान पढ़ने और लिखने में दक्ष करना। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। इसमें ये 3 और 2 5 हैं। इसके पॉइंट पे लिखे हैं ज्ञानात्मक रूप से छात्राएं गति की समीकरण के विषय में अध्ययन करेंगी। बोधात्मक उद्देश्य छात्राएं गति की समीकरण के विषय में जान सकेंगी। कौशलात्मक उद्देश्य छात्राएं गति की समीकरण के विषय में जानकारी एकत्र कर लेंगी। रुचियात्मक उद्देश्य हो गया, छात्राएं गति की समीकरण के विषय में रुचि लेंगी। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य छात्राएं गति के समीकरण को समझने का प्रयास करेंगी। सहायक सामग्री सैंपल, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान छात्राएं गति की समीकरण के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। फ्रेंड्स, ये सब सेम होता है, हमारे उद्देश्य तो हर एक में सेम लिखे आते हैं। और ये जो बाकी के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, ये बस ये वाला ये प्रकरण जो होता है ना, ये वाला प्रकरण जिसमें हम लिख रहे हैं, बस वो नाम चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना। शिक्षण विद्या में यहाँ पे प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान की संबद्धता नवीन ज्ञान से करना। उनका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। छात्रों त्वरण किसे कहते हैं? बच्चे इस टाइम पे त्वरण के बारे में जानते होंगे, तो बताएंगे कि वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब गति के कितने समीकरण होते हैं? बच्चों को ये भी पता है कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बच्चों को ये नहीं आता क्योंकि वो मौन हो जाएंगे। हमने यहाँ पे प्रश्न किया, तो ये प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। इसके बाद हम बच्चों को उद्देश्य कथन बताएंगे कि हम उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चे छात्र छात्राओं को उद्देश्य कथन से अवगत कराना, ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम छात्र अध्यापक पर्याय में लिखेंगे, आज हम गति की समीकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं, ये हमारी कथन विधि कहलाएगी। फिर गति की प्रथम समीकरण। अब हम गति की समीकरण पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रथम से स्टार्ट करेंगे। तो छात्राएं गति की प्रथम समीकरण को समझ पाएंगी, ये हमारा उद्देश्य है कि छात्राएं जो वो गति की प्रथम समीकरण को समझ पाएंगे। इसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण है कि माना कि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a है। t सेकंड में दूरी चलने के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तब 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि a होगी। अब हमने यहाँ पे बता दिया, तो यहाँ पे हम व्याख्यान विधि लिख देंगे। यहाँ पे व्याख्यान यहाँ पे आप लिख देना आगे को व्याख्यान विधि। फिर प्रश्न है कि छात्रों t सेकंड में वस्तु के वेग में कितनी वृद्धि होगी? t सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि होगी, यहाँ पढ़ेंगे a × t। ऊपर बताया ना, वृद्धि a होगी, तो इस तरह से a × t, ये प्रश्नोत्तरी विधि। छात्राध्यापक कथन प्रारंभिक वेग इक्वल टू u, अंतिम वेग इक्वल टू v। त्वरण इक्वल टू a, समय इक्वल टू t। 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि इक्वल टू a। t सेकंड वस्तु के वेग में वृद्धि इक्वल टू a × t। तो v इक्वल टू u प्लस a t। v इक्वल टू u प्लस a t, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा अंतिम वेग v आ जाता है u प्लस a t। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो अब हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं गति के दूसरे समीकरण को समझ पाएंगी। अब स्पष्टीकरण देंगे हम कि गति के दूसरे समीकरण में माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण है
टी सेकंड में एस दूरी चलने के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग बढ़कर वी हो जाता है। तो ये यहाँ पे छात्र क्रियाएं होंगी, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और ये होगी हमारी कथन विधि। इसके बाद हमने यहाँ पे मूल्यांकन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया है कि गति के प्रथम समीकरण को समझाइए। जो हमने अभी भी पढ़ाया है ये सभी वो पूछने के लिए हमने मूल्यांकन प्रश्न लिखा है। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं कि प्रश्न करेंगे कि छात्रों 1 सेकंड में वस्तु के वेग में कितनी वृद्धि होगी। तो छात्र बताएंगे कि ए की वृद्धि होगी। 1 सेकंड में ए की वृद्धि बताई थी और टी सेकंड में यहाँ पे ए टी की वृद्धि बताई थी। तो अब यहाँ गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग v प्लस ए तथा गति समाप्त होने के 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग v माइनस ए, क्योंकि गति समाप्त हो गई तो v माइनस ए है, तो वस्तु का औसत वेग v प्लस ए माइनस v माइनस ए अपॉन में 2। नेक्स्ट पेज v इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, वो तो कैंसिल हो गए थे तो इसके बाद ये इतना बचा है। इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः वस्तु औसत वेग v प्लस यू अपॉन 2 से t सेकंड तक चलती है। अतः t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू अंतिम वेग गुणा समय इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा, एलसीएम नहीं लेना है, इसे हाफ ए टी स्क्वायर ही रहने देना। इसके बाद यहाँ पे ये व्याख्यान विधि है और छात्र छात्राएं जो है वो सुन रही हैं ध्यानपूर्वक। तो अब गति का थर्ड समीकरण बताना रह गया, वो हम बताएंगे कि छात्र छात्राएं गति के इतरेतर समीकरण को समझ पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य हो गया। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में हम क्वेश्चन करेंगे कि छात्रों गति का पहला समीकरण बताओ। तो बच्चे बताएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अध्यापक कथन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वही लिखेंगे, भी बताया था आपको, सब सेम है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रही है, व्याख्यान विधि कराएगी। और यहाँ पे मूल्यांकन में हमने छोटा सा क्वेश्चन किया है कि गति के द्वितीय समीकरण को समझाइए, जो हम करा चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, वो हमने होल स्क्वायर खोल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2a कॉमन ले लिया है, 2a कॉमन लेके यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं था तो ये अपॉन में चला जाता है, तो इस तरह से इन दो में कॉमन लिया गया है। तो इसके बाद दूसरे समीकरण में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो एस होगा। इसका मान क्या होगा, एस, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन से हम इसको उठा लाएंगे। सेकंड इक्वेशन आपको कराई गई थी ना, यहाँ पे ये एस था, विस्थापन ये बोलते हैं इसे। तो एस, तो अध्यापक कथन v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, अब इतने की जगह हम लिख देंगे एस। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो समापन कथन हो जाते हैं कि छात्र छात्रा आज हमने गति के 3 नियम पढ़े। हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। गति के समीकरण, पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है क्योंकि श्यामपट्ट कार्य है। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न किसे कहते हैं कि छात्र गति के तृतीय नियम को बताइए। ये मूल्यांकन प्रश्न है क्योंकि जो हम पढ़ा चुके हैं हम मूल्यांकन प्रश्न में वही लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस ये गृह कार्य रह गया, तो गृह कार्य देंगे ज्ञान की पुष्टि करना। तो ये त्वरण किसे कहते हैं, इसके बाद गति के प्रथम समीकरण से क्या तात्पर्य है। अब देखो जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य पर लिख रहे थे, श्यामपट्ट कार्य पर फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दी, सेकंड इक्वेशन ये लिख दी और थर्ड इक्वेशन भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। और उसमें ये जो सिम्बल्स हैं VUAS, तो ये सभी हम लिख देंगे एक साथ ही। हमने यहाँ पे लिख दिया है, पहले तीनों इक्वेशन लिखी, उसके बाद तीनों के जो सिम्बल्स हैं साइन है उनके मीनिंग लिख दी कि ये इसे इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा तथा ऊर्जा के प्रकार। तो अभी हमारा बल का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक्स।